हिंदी की पाठशाला सीबीएसई में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज आपको कक्षा 11वीं कविता गजल जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार जी पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता में क्या दिया गया है, दुष्यंत कुमार जी जो है समाज में लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, कुशासन के कारण उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो कवि बताते हैं कि जो लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, राजनीतिक व्यवस्था के कुशासन के कारण जो सामान्य लोग हैं उनको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंच रहा है। और कवि ने उन लोगों पर भी व्यंग्य किया है जो संघर्ष करने से पहले ही हार मान जाते हैं, मतलब किसी चीज को लेके संघर्ष नहीं करते, पहले ही हार मान लेते हैं कि ये तो होना ही नहीं है। तो इस बारे में इसलिए कवि को लगता है कि जनता में जागृति लाने के लिए इस तरह की रचनाएं लिखना जरूरी है। इसको माध्यम मानकर इस समस्या को लेते हुए कवि ने यहाँ पर इस कविता की रचना की है। कविता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो सबसे पहले तो वही बेटा प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 दुष्यंत जी द्वारा रचित गजल में से ली गई है। यह गजल जो है दुष्यंत कुमार के जो गजल संग्रह है साए में धूप, वहां से ली गई है। तो ये आपकी कविता थी की लाइनें थी। इसकी व्याख्या है, कहाँ तो तय था, बेटा तय होता है निश्चित, चिरागा चिराग हर एक घर के लिए, प्रत्येक घर के लिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो स्वतंत्र भारत है उसने एक सपना देखा था कि कहाँ तो तय था कि निश्चित किया था कि प्रत्येक घर में जो है चिराग होगा, अर्थात प्रत्येक घर में रोशनी होगी। रोशनी यहाँ पर जो है खुशी के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक घर में जो है खुशी मिलेगी। कहाँ चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए, मैसर होता है बेटा उपलब्ध, और यहाँ तो जो है शहर के एक प्रत्येक घर की बात कही गई थी, परंतु कवि कहते हैं यहाँ तो जो है शहर के लिए भी प्रकाश उपलब्ध नहीं है। प्रकाश के लिए फिर से बता रही हूँ बेटा, प्रकाश उपलब्ध यहाँ जो है ढेर सारी खुशियों के माध्यम से बताया गया है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, दरख्तों होता है बेटा पेड़ों वृक्षों, तो यहाँ जो है वृक्षों के साये में, साये होता है छाव छाया, तो क्या कहते हैं वृक्षों की छाया में भी धूप लगती है, अर्थात वृक्षों के नीचे भी छांव नहीं मिलती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। तो कवि यहाँ कहते हैं इस देश को छोड़कर यहाँ से जो है उम्र भर के लिए चल पड़े, अर्थात ऐसी स्थिति में कवि का मन करता है कि इस देश को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। यहाँ ये काव्यांश था बेटा आपका। अब है काव्य सौंदर्य, इस पर आधारित गुण जो भी होते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ इसमें जो है क्या दिया गया है, कवि ने स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का चित्रण यहाँ पर किया है या दर्शाया है। फिर और गुण विद्यमान है इन पंक्तियों में। फिर यहाँ पर जो है उर्दू के शब्द आए हैं कुछ, मैसर, चिरागा, दरखत, साए, ये उमर, ये भी उर्दू का शब्द है बेटा, ये उर्दू शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर भाषा सहज सरल और प्रभाव। फिर बेटा इसके प्रश्न होते हैं, इस प्रकार से इसमें अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न जो हमारे होते हैं वो किस तरह से इस काव्यांश में प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र होने के समय राजनेता ने जनता को किस प्रकार के सपने दिखाए थे। ये बेटा सपने के बारे में बताया गया था ना कि गांव में घर में क्या शहर में भी नहीं मिलते, वही बात यहाँ आएंगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के राजनेता ने जनता को जो है सपने दिखाए थे। जब जो राजनेता होते हैं वो क्या होते हैं, जनता को सपने दिखाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, परंतु बाद में जो नहीं होता उसके बारे में दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक घर में रोशनी होगी,
हर घर में खुशियों का प्रकाश होगा और नेताओं ने यह आश्वासन दिया था कि सभी के पास जो है सुख सुविधाएं जो है वो संपन्न रूप से हो जाएंगी, अर्थात हम उपलब्ध करवाएंगे, ये चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट है बेटा, आज की स्थिति के बारे में कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि आज की स्थिति जो है, आज के माहौल को देखते हुए बताया गया है कि आज की स्थिति ज्यादा निराशाजनक है। कहाँ तो हमने निश्चय किया था कि घर घर में सुख समृद्धि होगी, परंतु यहाँ तो पूरे शहर में भी कोई खुशी या सुख समृद्धि दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है, दरख्तों के साये में धूप लगने में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। थर्ड पंक्ति में दिया गया है दरख्ते के साये में धूप, तो इस पर क्या व्यंग्य किया गया है वो बताना है। तो इस पंक्ति में व्यंग्य निहित है कि जो शासन व्यवस्था विभिन्न संस्थाएं जो हैं समाज के लोगों को सुख समृद्धि के लिए बनाई गई हैं, वही संस्थाएं जो हैं मनुष्य के लिए दुखदायी बन गई हैं। साए में धूप लगने का मतलब दुखदायी बनना, धूप फिर भी आ रही है अर्थात दुख आ रहा है। नेक्स्ट है, लास्ट पर्सन है इस काव्यांश का। इन पंक्तियों से कवि के किस स्वभाव का पता चलता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शासन व्यवस्था पर जो है तीखा व्यंग्य किया है और वह इसका विरोध करते हुए किसी ऐसे स्थान की ओर जाना चाहता है जहां व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक सुख शांति से जी सके। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि विद्रोह, स्वतंत्र और पलायनवादी स्वभाव का व्यक्ति है। पलायनवादी तो पता एक जगह से दूसरी जगह जो रखते हैं उसको कहते हैं। ये आपका जो है फर्स्ट काव्यांश था। अभी जो है सेकंड काव्यांश आपका है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस शहर के सफर के लिए, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो यहाँ जो है इन पंक्तियों में भी वही बातें दी गई हैं। कवि यहाँ पर भी जो है क्या बताते हैं कि जो समाज में लोगों के पास नहीं है उसके ऊपर उनका विरोध न करके उनको लेने की बजाय क्या करते हैं, जितना है उसी में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, वो बातें यहाँ दी गई हैं। तो फर्स्ट है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। यहाँ जो है एक क्या कहते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो कभी अपनी जो अभाव है, जिस चीज की कमी है, उनके बारे में कभी नहीं कहते और न ही किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर उनके पास कमीज नहीं है तो पाँव से पेट ढक लेंगे, अर्थात पाँव को सिकोड़ कर अपने पेट को ढकने की कोशिश करते हैं। अर्थात जो उनके पास अभाव है, जिन चीजों का जो उनके पास नहीं है, उन्हीं में ही वो जीते रहते हैं, कोई संघर्ष नहीं करते हैं। ये लोग इतने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मुनासिब होता है बेटा योग्य, जो आज जो शासन है, जो शासन चल रहा है, तो उसके लिए कहा गया है कि ये लोग तो इस शासन के लिए जो है बिल्कुल ही योग्य है। इस सफर के लिए जो शासन चल रहा है, खुदा नहीं न सही। तो कवि यहाँ कहता है कि आदमी का ख्वाब सही कि खुदा नहीं। भारतीय लोग जो है भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने जो है अपना जो सपना है, ख्वाब क्या होता है, सपना, आदमी का ख्वाब सही, सिर्फ जो है जो बुरा समय गुजारने के लिए जो नजारा है उसके बारे में बताए गए हैं कि केवल मेन क्या है बेटा, इसमें कवि बताते हैं कि उनका भगवान भी सच नहीं है, वह केवल उनके लिए जो है, उन लोगों के लिए भगवान भी क्या है, एक सपनों का संसार है, ये बताया गया है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो यहाँ कवि कहते हैं हसीन होता है सुंदर, नजारा होता है दृश्य, कि कोई सुंदर दृश्य तो है नजर के लिए, देखने के लिए, ये बताया गया है यहाँ पर। अर्थात जो हम देख रहे हैं वो अपने यथार्थ से जो है मुंह मोड़ना यहाँ पर लोग चाहते हैं, सच्चाई को नहीं देखना चाहते हैं। ये बेटा आपका सेकंड काव्यांश था। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। काव्य सौंदर्य तो यही है। प्रश्न आपके बन रहे हैं जैसे
पाँव से पेट ढकने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पाँव से पेट ढकने का अर्थ मैंने आपको बताया था कि गरीबी एवं शोषण के कारण लोगों में विरोध करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। वो किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, जितना उनके पास होता है उसी में वो गुजारा कर लेते हैं। ये यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है, लोग किसके लिए अनुकूल हैं और क्यों? किसके लिए? सरकार के लिए, जो लोग व्यवस्था है उसके लिए जो है अनुकूल है, क्योंकि वो उसका विरोध नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही सरकार जो है निरंकुश होकर अपने मनमानी करती है और जिससे जो सामान्य लोग हैं उसका और अधिक शोषण होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा तो उसके विरुद्ध शोषण और ज्यादा होगा। तो ये यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है, खुदा के बारे में कवि का क्या मत है या क्या कहना चाहते हैं? खुदा के बारे में कवि जो है व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि खुदा का अस्तित्व नहीं है, यह एक कल्पना मात्र है और आदमी ईश्वर के बारे में केवल कल्पना ही कर सकता है, अर्थात सपनों का संसार ही देख सकता है। ये नेक्स्ट है, फोर्थ इसका क्वेश्चन बेटा, भारत के निवासियों का भगवान के साथ कैसा संबंध है? भारत के निवासी ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास नहीं रखते हैं। तो क्या होता है, भारत के लोग जो है पूरी तरह से भगवान में विश्वास नहीं करते, ये बताते हैं बेटा कवि यहाँ पर। परंतु इसके बहाने उन्हें सपने देखने का मौका मिल जाता है और उसी सपने को आधार बनाकर ये अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। ये आपका सेकंड था बेटा। अब लास्ट का आंसर इसका, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ भी कवि ने जो है वही बताया है कि जनता को, जो सामान्य लोग हैं उनको जागृत करने की कोशिश की है। वे मुतमईन हैं, वे का यहाँ पर बेटा वे किसके लिए प्रयोग किया गया है? वे एक आम आदमी के लिए प्रयोग किया गया है। तो मुतमईन होता है विश्वास करना। आम लोग जो है वो विश्वास करते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। क्या विश्वास करते हैं? पत्थर की लोगों के पत्थर पिघल नहीं सकता। यहाँ पत्थर पिघलने का अर्थ बेटा जो सत्ताधारी लोग हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनके दिल जो है वो पत्थर की तरह हैं, वो पिघल नहीं सकते हैं। मैं बेकरार हूँ, बेकरार यहाँ क्या होता है? बेचैन। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं बेचैन हूँ आवाज में असर के लिए। जो आवाज है उनकी, कवि कहते हैं कि जो पीड़ित लोगों की आवाज में जो असर है उनको बोलना चाहिए, उनकी कोशिश कर रहा हूँ कि वो कब बोलेंगे। तेरा निजाम है, निजाम का अर्थ होता है शासन। तो कवि कहते हैं तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। सीलना का अर्थ चुप रहना, कि शायर भी जो है अपना जो है जुबान को बंद रखता है, अर्थात चुप रहता है, ये बताया गया है। ये एहतियात जरूरी है, एहतियात होता है बेटा सावधानी जरूरी है इस बहर के लिए। बहर होता है बेटा गजल जो कोई होती है उसका एक शेर जो होता है वो बहर होता है। तो गजल का कोई शेर जो है उसके लिए सावधानी जरूरी है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो उस गुलमोहर के लिए जिए। गुलमोहर होता है बेटा एक तरह का जो एक प्रकार का फूलदार पेड़ होता है। गुलमोहर तले होता है नीचे। मरे तो गैर की गलियों में, गैर होता है अन्य की गलियों में, गुलमोहर के लिए। और कवि यहाँ पर कहते हैं अगर हम मरे तो अन्य किसी दूसरे की गली में मरे तो इस जो है गुलमोहर के लिए मरे, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार ही जीवन व्यतीत करें। यहाँ गुलमोहर के नीचे मरने और जीने की बात कही गई है।
ये यहाँ पर कवि जो है लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जिए और इच्छा के अनुसार मरे, ये कवि यहाँ बताना चाहते हैं। अब इसके प्रश्न है बेटा। फर्स्ट, जैसे वे मुतमईन, मैंने आपको बताया था वे का अर्थ तो यही बन जाता है वे कौन है तथा उनकी सोच क्या है। तो वे यहाँ आम लोग हैं, आम आदमी हैं, और उनकी सोच है कि जो भ्रष्ट शासकों के कारण समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती और उनका विरोध नहीं किया जा सकता। उन लोगों का ये मानना है। पत्थर पिघल नहीं सकता दिया गया ना, मतलब वे लोग बदल नहीं सकते, उनके दिल पत्थर के होते हैं, ये बताया गया। नेक्स्ट है, कवि किसके लिए बेचैन है और क्यों। कवि जो है कि रचनाकार या कवि जो है उनका मानना है कि आवाज में प्रभाव हो, आवाज में असर का मतलब प्रभाव या जोश हो, तो व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प एवं क्षमता हो तो पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। आवाज में असर होने का अर्थ बेटा यहाँ फर्स्ट पंक्ति से दिया गया है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि क्या कहते हैं कि अगर आवाज में असर है तो पत्थर भी पिघल सकता है। वास्तव में वह क्रांति का समर्थक है, ये बताया गया है। और इसी क्रांति को उजागर करने के लिए कवि बेचैन है, क्योंकि कहा गया ना किसके लिए बेचैन है, तो उनके अंदर क्रांति लाने के लिए कवि बेचैन है कि वो आवाज उठाए उनके विरुद्ध। नेक्स्ट है, शासक किस कोशिश में रहता है। शासक किस कोशिश में रहता है, हमेशा जो उनके खिलाफ आवाज उठती है बेटा उसको दबाने की कोशिश करता है शासक हमेशा। तो वो बात यहाँ की गई है, वह कमजोर शोषित जनता के बीच जो है निश्चिंत होकर राज करता रहे और जो भी आवाज उठे उसको दबा दे। नेक्स्ट है, रचनाकार की इच्छा क्या है। रचनाकार की इच्छा यह है कि बगीचे में हमेशा गुलमोहर के तले जिए और दूसरों की गलियों में भी हमेशा गुलमोहर की प्राप्त करने की इच्छा से मरे। अर्थात मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जीवन है उसको हम अपनी इच्छा अनुसार जिए, किसी के दबाव में आकर न जिए, और अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ये बात यहाँ कही गई है। तो ये आपकी कविता थी बेटा। फिर जो है इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे कवि जो है इसके माध्यम से, गजल के माध्यम से जो साये में धूप से ली गई है, इसमें कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें जो है किसी भी अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई हमारे ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जो भी हमारे पास होना चाहिए उसके लिए जो हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें ये प्राप्त होना चाहिए। जो हमारे अधिकार हैं, अधिकारों को लेने के लिए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी भी उनसे घबरा कर जो है मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी कविता मैंने आपको बताई है, सभी इसको ध्यानपूर्वक जो सुनना और समझना। धन्यवाद बेटा।